Hello and Jai Hind student. Let's begin a very simple chapter in history that you have been demanding. हाँ क्लास 9th के मेरे राइजिंग स्टार्स आपके लिए, आपके लिए ये डेडिकेटेड चैनल है। नाम है सर तरुण रिपानी, जिसमें हम एक्सक्लूसिव कंटेंट बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, मतलब मेरे राइजिंग स्टार्स के लिए। हमने आपके लिए ही व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और आपके लिए ही टेलीग्राम चैनल भी है और एक ऐप भी। जी, आपकी डिमांड पर हमने एक ऐप बना रखी है, सर तरुण रिपानी। हाँ, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर आईसीएसई नीड्स। जी, कहीं भी आपको सर्च करने की, भटकने की, खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके सारे मेजर सब्जेक्ट्स यहीं पे कवर हो रहे होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। संगम तो संगम, अरे भाई, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी मिलती है उसे कहते हैं संगम। हाँ, तुम सही कह रहे हो। पर वो संगम एक प्लेस है, इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम संगम एज की बात कर रहे हैं, जब सारे पोएट्स, हाँ, तमिल के सारे पोएट्स, साउथ इंडिया के सारे पोएट्स, बार्ड्स, राइटर्स सब एकजुट हुए। पांड्याज राजाओं ने उन्हें एक जगह बुलाया, बैठाया, ताकि एक महान लिटरेरी वर्क तैयार हो सके। इस एज का नाम रखा गया। बड़े कमाल की बात है, सोचिए, उस जमाने के राजा, पांड्याज राजाओं ने संगम बुलाया। मदुराई उस समय उनकी कैपिटल हुआ करती थी, पांड्यास की। और तब वहां पे इसको बुलाया गया, जहां पे हजारों हजारों राइटर्स, पोएट्स, ऑथर्स, बार्ड्स, हाँ कोर्ट पोएट्स कहते हैं, इन सबको एक जगह बुलाया गया। इवन ऐसा बिलीव्ड है कि गॉड्स तक आए, सेजेस तक आए, साधु सन्यासी भी आए, और उन्होंने क्या किया, इस संगम एज में अपना कॉन्ट्रीब्यूट लिखा, पोएम्स लिखी, स्टोरीज लिखी, कॉम्पोजिशंस बनाए। और आपको यकीन न हो तो उसमें से कुछ आज भी पढ़े जाते हैं, आज भी बड़े सम्मान के साथ उनको पढ़ते हैं लोग। सच में, तो यह है कमाल का चैप्टर आज का। तो संगम एज एक लैंडमार्क है हमारी इंडियन हिस्ट्री। साउथ इंडिया के बारे में एक बेहद बेहद जानकारी देने वाला ये एज है संगम, जहां पे हमको आज कैसे मालूम चला कि पांड्यास, चोरास, चेरास, हाँ, ये साउथ के बड़े बड़े महान राजा थे। कैसे मालूम चला? इसी संगम के लिटरेचर से पता चला। तो संगम एज मतलब एक ऐसा पीरियड जब बल्क ऑफ द तमिल लिटरेचर, कीवर्ड देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है, द बल्क ऑफ द तमिल लिटरेचर वाज कंपोज्ड बाय अ बॉडी ऑफ तमिल स्कॉलर्स एंड पोएट्स इन 3 सक्सेसिव लिटरेरी गैदरिंग्स। कितनी गैदरिंग्स हुई थी? 3 संगम बुलाए गए थे। हाँ, 3 गैदरिंग्स बुलाई गई थी। हाँ, संगम शब्द का मतलब होता है कॉन्फ्लुएंस, मतलब मेल मिलाप होना, कंबाइन होना, जुड़ जाना। तो संगम मीन्स गैदरिंग ऑफ पोएट्स एंड बार्ड्स। दिस टुक प्लेस, कब हुआ था ऐसा? फर्स्ट सेंचुरी एंड सेकेंड सेंचुरी के बीच में हुआ था। कब? किंगडम्स ऑफ पांड्यास में। आइए पहले संगम के बारे में आपको बता दें। 3 संगम हुआ, मैंने बता दिया। पहला संगम बात करते हैं। पहला संगम भगवान आए और लेजेंडरी सेजेस आए, ऐसे साधु सन्यासी जो जो सबसे ज्यादा, समझ रहे हो ना, धर्म कर्म में सबसे ऊंचे माने जाते हैं। तो लेजेंडरी सेजेस, सेज मतलब साधु होता है, पर इनके कोई भी वर्क्स को हम प्रिजर्व नहीं करते। ऐसा इनके द्वारा लिखा गया कोई भी ऐसा काम है जो आज हमें लिखित के रूप में, प्रूफ के रूप में मिलता नहीं। दूसरा है सेकंड संगम हुआ। इस सेकंड संगम में बहुत सारे पोएट्स इकट्ठा हुए, बहुत सारा लिटरेचर बनाया गया, बट कुछ, यस, बच गया, सब खत्म नहीं हुआ। आज उसमें से कुछ है। तोलकप्पियम, नाम सुन लीजिए, तोलकप्पियम बाय तोलकप्पियार। तोलकप्पियम उस बुक का नाम है, उस कंटेंट का नाम है जो तोलकप्पियार जी ने बनाई थी। वो आज भी सरवाइव कर रहा है, आज भी हमारे पास उपलब्ध है। बड़े गर्व की बात है। तीसरा संगम भी हुआ, देखा था 3 संगम हुए थे। तीसरा संगम फिर पोएट्स के द्वारा हुआ था। इस समय भी बहुत सारे लिटरेचर बनाए गए थे, बट इसमें से कुछ ही बच पाया है। तो गया कहां सर? देखिए, लिटरेचर जो लिखा गया था, हाँ, पहले तो आप जानते ही हैं, प्लांट मटेरियल पे लिखा जाता था और वो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा, क्या लाइफ नहीं होती, वो डिस्ट्रॉयड हो गया। और साउथ में बहुत सारे वॉर्स हुए, हाँ, बहुत सारे किंगडम्स में फाइट हुए, इन सब में। चलिए, सोर्सेस, तो हमें कहाँ से पता चला इन संगम के बारे में? सबसे बड़ा सोर्स तो खुद तिरुकुरल,
तिरुकुरल। हाँ, जरा नाम देखिए थोड़ा सा, मैं अगर प्रोनाउंस ना कर पाऊं तो प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा। आप बस देख लीजिए क्या लिखा है, पतिन्यन किल कन्नकू। बाप रे, व्हाट अ डिफिकल्ट नेम। तो ये वन ऑफ द 18 माइनर स्टोरीज में पार्ट में से एक है ऑफ द संगम लिटरेचर बाय तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर की यस एक वन ऑफ दी क्या है, ये पार्ट कंट्रीब्यूशन है उनका। और तमिल पोएट एंड फिलोसफर थे ये बहुत महान, कौन, तिरुवल्लुवर। अगर आप इसका इमेज देखेंगे तो एक आपको दिखेगा एक बड़े सन्यासी ग्रुप में दिखाई दे रहे हैं जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, हाँ इनकी इमेज की। और तिरुकुरल, तिरुकुरल क्या है, तिरुकुरल इज कंसिडर्ड एज द कंपाउंड ऑफ टीचिंग ऑफ शास्त्र। तो इस तिरुकुरल में है क्या भाई, तो तिरुकुरल में धर्म के बारे में है, अर्थ के बारे में अर्थात इकोनॉमी के बारे में है, और काम सूत्र के बारे में ही। ये तीनों ही अलग अलग फील्ड्स हैं पर तीनों ही फील्ड को एक बुक में लिख दिया है। इस नाम है कुरल, तिरुकुरल। 133 चैप्टर्स हैं और इसमें 3 पार्ट है। एक आराम है जो बताता है कैसे सही जीवन जिए, पोरुल तमिल शब्द, ये जो शब्द है आराम, पुरुल, इनबाम या कम्माम का मतलब है प्लेजर। ये सब सब साउथ वर्ड है, ब्रैकेट में जो लिखा है वो इंग्लिश वर्ड। तो इन 3 सब्जेक्ट्स पे डील करती है बुक तिरु, बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। आइए एक स्ट्रक्चर दिखा दें फिर इनके बारे में बताएं। आप कहेंगे सर ये बड़े बड़े पत्थर, ये पत्थरों के बीच में रास्ता बना हुआ, ये नीचे भी बड़े बड़े पत्थर रखे हैं, सर ये क्या है, ये है मेगा। मेगा मतलब बड़ा, बड़ा बिग, लिथ मतलब स्टोन, तो बड़े स्टोन के स्ट्रक्चर। तो ये ह्यूज स्टोन्स थे जहां पाए जाते थे जहां लोगों को दफनाते हैं, बरियल साइट्स पे। तो ऐसे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना दिए जाते थे, स्लैब पत्थर के बड़े बड़े खड़े कर दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बड़े बड़े पत्थर के स्लैब खड़े कर दिए गए और उसमें रख दिया गया ऊपर। बीच में कुछ भी मोटार या कोई चिपकाने का कुछ नहीं लगाया गया, कोई ऐसा नहीं है कि सीमेंट वीमेंट लगाया गया, बस इसको ला के छोड़ दिया गया वहां पर। कोई पेस्टिंग या कुछ चीज चिपकाया नहीं गया, मोटार नहीं लगाया गया। और कई जगह तो ओपनिंग भी होती थी, हाँ ओपनिंग मतलब अंदर जाने की जगह भी होती थी कि आप अंदर थोड़ा घुस भी सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर। इसको कई बार क्या बोलते थे, मेमोरियल स्टोन। हाँ जैसे मर जाने पे लोग लिखते हैं ना कि ये व्यक्ति मर गया, फला मर गया, फला व्यक्ति का इस तारीख को, एक टाइप का स्टोन। तो क्या खास बात है इसकी, मेगालिथ से क्या पता चलता है, मेगालिथ से पता चलता है कि उस जमाने में मेगालिथ, संगम एज के समय मेगालिथ लास्ट चल रहा था। इससे पहले के जनरेशंस मेगालिथ को फॉलो करते थे और संगम लास्ट फेज था मेगालिथ का। मेगालिथ के जो लोग थे जो मेगालिथ को फॉलो करते था जैसे बड़े बड़े स्टोन को रख करके बरियल करते थे, ऐसे लोग बड़े एग्रीकल्चर लैंड्स में रहते थे। इनके जो चीफ्स होते थे अर्थात इनके जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो वेलिर कहलाते थे, वेलिर कहलाते थे। और उनके नीचे जो काम करने वाले जो पीजेंट्स फार्मर होते थे वेल्लाला कहलाते थे। हाँ इनके बारे में संगम में लिखा है जी, जो संगम लिटरेचर पाया गया है उसमें इन दोनों के बारे में, मेगालिथ्स के बारे में और वहाँ के चीफ्स के बारे में भी लिखा है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से फार्मर्स पहले क्या क्या ऑक्यूपेशन करते थे, ये सब कुछ संगम लिटरेचर में डिटेल्ड में वर्जन है। डिटेल में इनके बारे में जानकारी है, इनके वेपन्स के बारे में जानकारी है, इनके फार्मिंग के बारे में जानकारी है, इनके इक्विपमेंट्स के बारे में जानकारी। तो उनके कल्चर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है इस मेगालिथ से कि किस तरह का कल्चर या रिलीजन वो लोग फॉलो करते थे। आइए तमिल किंगडम्स के बारे में बताया। 3 महान राजा, 3 महान राज्य उस समय थे, जिनमें से सबसे पहले चेरास, चोलास और पांड्यास। ये तीनों साउथ में तमिलनाडु के पास पास। जरा तीनों के फोटो देख लीजिए। चेरास को देखेंगे तो इनका सिंबल है बो एंड एरो, पांड्यास को देखेंगे तो फिश, और चोलास को देखेंगे तो टाइगर। तीनों के अपने अपने क्या है, एम्बलम है। आइए तीनों के बारे में थोड़ा बताएं। सबसे पहले बात करते हैं चेरास के बारे में। तो चेरा के जो राजा हुआ करते थे वो केरला में रहते थे, मतलब आज जहाँ केरला है, आज जो इंडिया की केरला की बात करते हैं, हाँ केरला द गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं ना, मालाबार कोस्ट याद करिए मैप में, तो वो है चेरास, वो है चेरास का राजा। तो चेरा के 2 लाइन ऑफ किंग चलते थे, मतलब एक राजा नहीं है, दो लाइन ऑफ किंग्स हैं। जो पहले राजा थे वो थे उदयन चेरलथन, उदयन चेरलथन, और दूसरे थे हिरमपुरई। हाँ ये 2 लाइन ऑफ किंग्स। उनमें सबसे पॉपुलर किंग थे, चेराज में भी सबसे पॉपुलर किंग कौन से हुए, वो था चेरन संगुटवन। हाँ
चेरन नाम के राजा जो थे चेराज में, क्या थे, सबसे पॉपुलर किंग थे। और संगम में भी के बारे में जिक्र है। हाँ, संगम एक वर्क है, नाम है पदिरुपत्तु। क्या? पदिरुपत्तु एंड अहनारू। अहनारू, what a typical name, but yes, you have to do it. Provide a lot of information about him. तो इन दो संगम वर्क में, मैंने कहा ना संगम एक नहीं, बहुत सारे बुक्स का कलेक्शन है, बहुत सारे पोएट्स ऑथर्स का कलेक्शन है। तो इन बुक्स में इनके बारे में लिखा है। चेरन सेंगुट्टुवन नाम के राजा के बहुत सारी उनके बैटल फील्ड्स के बारे में, उनकी सारे बहुत सारी जानकारी। एक और जानकारी है, नाम है इलंगू, इलांगू वदिगल। इलांगू वदिगल कौन है? किसी चेरन का ब्रदर है जिसने एक एपिक लिखी, जैसे हमारे यहाँ एपिक है ना। हाँ, नॉर्थ इंडिया में दो एपिक है। क्या कहा? नहीं मालूम है? रामायण और महाभारत, ये दोनों क्या हैं? एपिक है। एपिक मतलब क्या होता है? a long narrative poem or a story about a mythological or a historical character। जैसे कि भगवान श्री राम के बारे में है रामायण, महाभारत पांड्यास के बारे में है, पांड्यास है ना। तो शिल्पादिकरम ये बुक का नाम है, ये एक एपिक है, तमिलनाडु की तमिल भाषा में लिखी गई एक बहुत महान ग्रंथ है ना। ग्रंथ सब तो पहचान लोगे। किसने लिखा था? इलंगो वदिगल। इलंगो वदिगल ने इसको लिखा था। क्या है इसमें? तो इसमें इनके अचीवमेंट्स के बारे में, किस तरीके से उसने बैटल फील्ड्स लड़ी, किस तरीके से उसने देश में बहुत सारी जीत हासिल की, और तो और उसके साउथ से नॉर्थ तक जाने के और वहां पे बैटल ग्राउंड में जीत हासिल करने के बारे में है। उन्होंने हिमालयस तक को जीत लिया और वहां पर जाकर के चेराज का झंडा लहरा है। बाप रे, साउथ के राजा, कहां मैं बात कर रहा हूं केरला की और कहां बात कर रहा हूं हिमालयाज, है ना। मैप में कल्पना करिए कहां की बात है। तो उसने गंगा नदी को पार करते हुए सारे दुश्मनों को जीत लिया, इसीलिए बहुत महान राजा थे चेरन संगोवदन। ये सब कहां लिखा है? शिल्पादिकरम में लिखा, ठीक है ना। और चेराज ने एक और खास बात बताई कि पत्नी कल्ट, हाँ पत्नी, वाइफ शब्द को कहते हैं ना पत्नी, तो पत्नी कल्ट के बारे में, जिसका मतलब होता है वर्शिप ऑफ कन्नागी। कनागी, ठीक है, कनागी मतलब आइडियल वाइफ। किसका नाम है? एज द आइडियल वाइफ वॉज स्टार्टेड बाय। देखो बड़ा मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं चोला किंगडम। चेराज तो हो गया केरला, अब चोलास के बारे में। तो चोला थे तंजावर में और तिरुचिरापल्ली में, दो बड़े शहर हैं जहां पे चोलास पाए जाते थे, तंजावर और तिरुचिरापल्ली। तो संगम लिटरेचर में इनके बारे में बताया गया कि ये जहां पे चोनाडु मतलब कोनाडु, कावेरी नाडु अर्थात या कावेरी सोज नाडु या नीर नाडु या पुनल नाडु, सारे नाडु मतलब होता है विलेज, ध्यान दीजिएगा। नाडु शब्द जो होता है साउथ का तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है विलेज। तो ये सब प्लेसेस हैं जहां पर चोला किंगडम है, ये सब संगम में लिखा है। ये सारे जो प्लेसेस हैं वो रिच रिवर वाटर एरियाज हैं और किस नदी के आसपास है? कावेरी नदी। कावेरी की नदी इस फर्टाइल सॉइल पे बसा हुआ है इनका किंगडम। कहाँ? चोलास का किंगडम कावेरी नदी के आसपास। इनकी कैपिटल है उरैयार। क्या? उरैयूर कैपिटल। इन्होंने एक और कैपिटल बनाई, नाम था कावेरी, कावेरी पूमपट्टिनम। कावेरी पूमपट्टिनम को बाद में बनाया गया क्योंकि ये पोर्ट टाउन भी है, हाँ, जहाँ पे उसका समुद्र का किनारा भी है। और यहाँ पर भी उनका एक सिंबल मैंने पहले ही बताया था, उनका जो सिंबल है वो है टाइगर। अच्छा, सबसे पवित्र सबसे पॉपुलर राजा अगर चोलास के पूछें तो चोलास का सबसे पॉपुलर राजा है केरीकलन। कौन सा राजा? केरीकलन, चोलास का सबसे पॉपुलर राजा। क्या खास बात है? ये भी एक बहुत महान वॉरियर था, इसने चेरास को पांड्यास को दोनों का राजा था वेन्नी में। और क्या खास बात है? इसने 9 राजाओं के कॉन्फिडेंशियरी को, कॉन्फिडेंशियरी मतलब यूनियन को, 9 राजा एक साथ खड़े हुए थे इसके खिलाफ, फिर भी इसने 9 के 9 राजाओं को हरा दिया और अपने राज्य को कांचीपुरम के बियॉन्ड एक्सपेंड किया, हाँ, जहाँ पे कांचीपुरम सिल्क पाया जाता है। और क्या करिकुलन के बारे में है? करिकुलन एक बहुत ही अच्छा राजा था, इसने देश में, हाँ, अपने राज्य में डेवलपमेंट के बहुत सारे काम किए, एग्रीकल्चर ग्रोथ के बहुत सारे काम किए। उनमें से एक सबसे बड़ा काम था डैम बिल्ड करना। जी, आज भी इस डैम को देखा जा सकता है। क्या नाम है उस डैम का? द डैम इज नोन एज कलानाई। क्या?
कलानाई डैम जो कि कावेरी नदी पे बनाया गया था, ये डैम इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस। इरिगेशन मतलब होता है गिविंग वाटर टू दी। देखिए नाम के से करिकलन एंड कलानाई। आइए तीसरा किंगडम, दो हो गए, चोलास चेरास, अब पांड्यास, जो कि मदुराई में, हाँ मदुराई उनका मेन रीजन, और जो कि जाने जाते हैं संगम को बुलाने के। हाँ संगम का क्रेडिट इन्हीं को जाता है। तो पांड्यास मदुराई, तिरुवनलई, तिरुवेल तिरुनेलवली तिरुनेलवली एंड रामनाथपुरम। बाप रे, रामनाथपुरम, ये तीनों उनके मेन प्लेसेस जो आजकल मॉडर्न एज की जगह है। और मदुरई तो उनकी कैपिटल था, पंड्यास की कैपिटल थी मदुरई। और मैंने बताया उनका सबसे मेन पोर्ट था कोरकोई, और इनका सिंबल फिश। मैंने दिखाया था इससे पहले आपको, इसके सिंबल्स दिखा दिए। पांड्या राजाओं का नाम क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने तमिल के संगम को बढ़ावा, संगम बुलाने वाले, हाँ उसको कलवाने वाले, यही पांड्याज राजा थे। आइए दो तीन टिपिकल नाम है, कोशिश करूंगा अच्छे से बोल पाऊं, नहीं बोल पाऊं तो टेंशन मत लीजिएगा, आप देखिएगा। मधु कुदमुनी, मधु कुदमुनी पेरुवजथी खान राजा का नाम है, जिसने ये पांड्याज राजा का नाम है। ठीक है, मैं मधु मुधु कर देता हूँ। मुधु ने क्या किया, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस की, बहुत सारे लोगों का बलिदान दिया ताकि विक्ट्रीज कर सके। और एक और है हरियप्पा दी कंथा और नेंदु चिलयन। नेंदुन चिलयन वॉज अ फेमस पांड्यन रूलर, ये फेमस रूलर्स का नाम हो गया। ही गेव डेथ सेंटेंस टू द हीरो ऑफ शिल्पाधिकरण, शिल्पाधिकरण के हीरो को मार दिया। अनदर इंपॉर्टेंट रूलर और कौन सा है, थलयंगंथु एंड निंदु चिलयन चेरयन। बाप रे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक आध मेन रूलर का नाम तो जरूर याद। ही डिफीटेड द कंबाइंड फोर्स ऑफ चेरास चोलास एंड कॉल्ड एज थलयंगन, थलैया थलयंगनम। बाप रे, तो थलयंगनम को इसने क्या किया, ये जीता। पांड्यास रूलर का रूल खत्म हुआ, रूल सीज्ड। दोनों पांड्यास चोरा चेलस तीनों 3rd सेंचुरी के बाद, 3rd सेंचुरी तक इनके। आइए लोकल चीफ्स, ऐसा माना जाता है कि उस समय जो लोकल राजा थे, लोकल जो चीफ किसी इलाके को हेड होते हैं, उन्हें कहते हैं वेलीर्स। वेलीर्स आर द कॉल्ड एज लोकल चीफ। और 7 बड़े पैटर्न्स थे, 7 बड़े वेलीर्स थे। देखिए कदियेलू वलंगल या वलग्गल, पोरी, पारी, पोरी, मलयन, एलनी, पैगन, अय और नाली। ये सब कौन है, सातों वेलीर्स हैं। ठीक है, 7 उस समय के पॉपुलर हैं। किस तरह की सोसाइटी थी देखिए, आइए संगम में सब कुछ, संगम लिटरेचर में सब कुछ जानकारी। तो वहाँ का सोशल क्लास भी ट्राइब्स और ट्रेडिशंस में बटा हुआ था, अर्थात समाज में बंटवारा था कास्ट के बेसिस, जाति के नाम पर बंटवारा उस समय भी चलता था, ट्राइब के बेसिस में बंटवारा था। 4 मेन कास्ट थे, ब्राह्मणास आप जानते ही हैं, किंग्स, ट्रेडर्स एंड फार्मर्स। देखा, 4 हिस्सों में सोसाइटी को बांटा गया था। इसमें ब्राह्मण्स कौन होते हैं जानते ही हैं, जो पूजा पाठ कराते हैं, सबसे रिस्पेक्टेड लोग होते हैं, सबसे लर्नेड लोग, जो हवन, है ना। और दे सर्व द किंग, राजाओं का जुडिशियल ऑफिसर के रूप में काम करना, राजाओं के प्रीस्ट के रूप में काम करना, राजाओं का एस्ट्रोलॉजर के रूप में काम करना, कौन करते हैं, ब्राह्मण, सब तो जानते ही हैं, है ना, गिरवा वस्त्र पहने। दूसरा कौन है, वैश्य। वैश्य कौन होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है ना, ट्रेडर्स क्या करते हैं, लर्निंग, परफॉर्मेंस, सेक्रीफाइसेस, मेकिंग गिफ्ट्स, खेती बाड़ी करना, प्रोटेक्शन, गांव ऑफ ट्रेड करना। वही है बेसिकली, व्यापारी लोग जितने भी होते हैं, जो आज भी व्यापारी होते हैं, वो वैश्य। और द होल एरिया ऑफ द 5 तिनियास डिवीजन, है ना, गांव की, अर्थात द होल किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू 5 एरिया। पहला किंगडम था हिल ब्लॉक, ठीक है, दूसरा था पार्च लैंड, तीसरा था पास्टोरल ट्रैक, चौथा था वेटलैंड और पांचवा था लिटरल लैंड। अर्थात लैंड को 5 एरियाज में डिवाइड किया गया ताकि उसमें आराम से क्या कर सके, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट। आइए क्या खाते थे, तो ग्रेन, वीट, फिश, 3 एरियाज हैं, 3 मेन है, आप जानते ही हैं। सारे राज्य जो हैं समुद्र के किनारे हैं। साउथ का रीजन जो हमारे इंडिया का है वो सबसे ज़्यादा किनारे देख सकते हैं, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ अरेबियन सी। तो फिश तो कॉमन फूड होगा ही, फिश, दैट इज फिश, मीट एंड ग्रेन। और क्या खाते थे, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट खाते थे।
अप्पम बहुत एक हाँ, आज भी साउथ के लोग अप्पम बहुत खाते हैं, हम राइस केक कहते हैं। अप्पम सोक्ड इन मिल्क इज लग्जरी। वुमेन्स क्या करती हैं, 2 पीस ऑफ क्लॉथ पहनती हैं। हाई क्लास वुमेन्स कॉर्सेट्स और हेड पेस्ट लगाती हैं, वो हेड में टाइप का एक गियर टाइप का पहनते हैं। एंटरटेनमेंट कैसे करते थे, म्यूजिक एंड डांस। उस जमाने में एंटरटेनमेंट करते थे, आपकी तरह हमारी तरह के पास व्हाट्सअप नहीं था या रील्स नहीं थे एंजॉय करने के। हाँ भाई, बस तो म्यूजिक एंड डांस था। और क्या करते थे, गांव में कॉक फाइटिंग, मुर्गे की लड़ाई होती थी, कॉक फाइटिंग या बकरी की फाइटिंग, ऐसे एंजॉय करते थे पहले। गैम्बलिंग लोगों को बहुत पसंद था, गैम्बलिंग मतलब ताश खेलना, जुआ खेलना, पत्ते चिपचिचाना। और रेसलिंग एक बहुत अच्छा, रेसलिंग तो कभी कभी में लोगों की जान भी चली। आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, वुमेन की पोजीशन क्या थी। तो वुमेन्स को इक्वल स्टेटस नहीं दिया गया, देख लीजिए, वुमेन्स वर नॉट गिवन इवन। और अलग अलग काइंड ऑफ वुमेन्स थी। मैरिड वुमेन्स को माना जाता था कि जो वुमेन मैरिड हो गई हैं वो हाउसवाइफ की तरह काम करें, अपने बच्चों को संभालें, अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को संभालें। वुमेन्स को अलाउड था कि वो सोसाइटी में कहीं आ जा सकती हैं, हाँ, फ्रीडम टू मूवमेंट था उनको। और कुछ वुमेन पोएट्स के बारे में भी जिक्र है, जो इससे पता चलता है औरतों को पढ़ाया जाता। दिस प्रूव दैट दी वुमेन्स वर गिवन एजुकेशन, पढ़ी लिखी थी बट दे वर नॉट, ये बड़े दुख की बात है। चलिए मैरिज के बारे में जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि मैरिज के बारे में उनको पता नहीं था, शादियां क्या होती हैं, कैसे होती हैं, उनको नहीं पता था। तो ये तो आर्यंस थे, उन्होंने उनको सिखाया। हाँ, आर्यंस नॉर्थ में आने वाली एक ट्राइब का नाम है। तो आर्यंस इंट्रोड्यूस दी रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, नाम है कर्नम। तो कर्नम करना, शादी करना, और शादी के 8 स्वरूप होते हैं, 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज होता है, ऐसा उन्होंने लिखा है। किसमें लिखा है, संस्कृत धर्म। ये सब बताया किसने, आर्यंस लोगों ने। इससे पहले उनको मैरिज के बारे में नहीं पता। अच्छा, कैसे चलता था वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम। तो इकोनॉमी बहुत सिंपल थी, लोग अपने ज़रूरत की सामान पूरा कर लेते थे, लोग मेहनती थे, हार्ड वर्किंग थे। कुछ गरीब लोग भी थे, तो वो फार्म वर्कर्स के रूप में, कैजुअल लेबर्स के रूप में काम करते थे। बट ओवरऑल द सोसाइटी वॉज वेल सर्व्ड। एग्रीकल्चर, खेती सबसे मेन काम था, लोग सबसे मेन काम लोग खेती करते थे। खेती में भी सबसे मेन क्रॉप कौन सा उगाते थे, राइस। राइस आज भी राइस माता। हाँ भाई, अभी तो डोसा, वड़ा, इडली किससे बनती है, चावल से। पता है कि नहीं है, चावल से बनता है डोसा, आपको नहीं मालूम है क्या। साउथ लोग बहुत खाते हैं इडली, डोसा, डांबर। यस सर, दैट इज इट इज, याद रखिएगा, इससे मत भूलिएगा। राइस वॉज द मेन फूड, और आज भी मेन क्रॉप है। और कौन से फूड क्रॉप और क्रॉप्स कौन से उगाते हैं, कॉटन है, रागी है, शुगर केन है, पेपर, जिंजर है। और केरा को जाना जाता है जैक फ्रूट्स के लिए, केरा का राज्य जैक फ्रूट्स के लिए, हाँ हाँ, कटहल जिसे कहते हैं, पेपर और टर्मरिक के लिए जाना जाता है। और चोलास किस लिए जाना जाता है, अगेन पैडी मतलब राइस के लिए। आइए, एग्रीकल्चर के बाद और लोग क्या करते हैं, स्पिनिंग एंड वीविंग में काम करते हैं, धागा बुनते हैं, उसको कहते हैं स्पिनिंग। और वीविंग मतलब होता है कपड़ा बुनना। सबसे मेन सेंटर कौन सा था, उरैयू, कॉटन का सबसे मेन ट्रेडिंग सेंटर। आज भी उरैयूर में कॉटन ट्रेडिंग यूनिट। लोग और क्या काम करना जानते थे, शिप बिल्डिंग का जानते थे, मेटल वर्क जानते थे, कारपेंट्री जानते थे, रोप मेकिंग जानते। आइए, तो इससे पता चलता है कि उस जमाने में ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा था, खास करके इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड दोनों ही बहुत अच्छा चल। क्यों, क्योंकि वहां पर लोगों के पास कैरावैन्स थे, मर्चेंट्स कार्ट्स और पैक एनिमल्स लेकर के क्या करते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक अपना सामान बेचने जाते थे व्यापारी लोग। हाँ, इससे पता चलता है कि संगम में बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, ब्रिस्क ट्रेड चलता। और क्या करते थे लोग, पेपर का, जिंजर का, कार्डमम का, टर्मरिक का, आइवरी प्रोडक्ट्स का बहुत सारा बाजार करते थे। और जो इंपोर्ट करते थे वो क्या करते थे बदले में, हॉर्सेस, गोल्ड एंड ग्लास इंपोर्ट करते थे। क्या में की कमी थी। दिस ब्रिंग्स टू द एज, दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द संगम। हाँ, अगर आपको लगा कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आई एम टेलिंग यू, यू आर मिसिंग। डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।